हेलो स्टूडेंट्स, हमने जीओसी का पीवाईक्यू सीरीज खत्म कर दिया था। जीओसी के पीवाईक्यू सीरीज में हमने 3 टॉपिक्स में उनको डिवाइड किया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे जेई एडवांस लेवल केमिकल बॉन्डिंग का पीवाईक्यू सीरीज। इसमें केमिकल बॉन्डिंग के हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो जेई एडवांस में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। टॉपिक 1 है हमारा लुईस अप्रोच, आयनिक बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जैसे हमारे किसी भी कंपाउंड में कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, आयनिक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डाइपोल मूवमेंट आर। अब H2S की ज्योमेट्री चेक करनी है हमको। तो H2S, सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक हाइड्रोजन से ये ऐसे बॉन्ड होगा, एक हाइड्रोजन से यहाँ ऐसे बॉन्ड होगा। इसका हम स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे। तो स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे तो स्टेरिक नंबर हमारे पास आएगा, 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो स्टेरिक नंबर आ गया 4। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 है H2S का। अब यहाँ पर अगर हमारे पास 2 लोन पेयर नहीं होते तो हमारा स्ट्रक्चर लीनियर होता, बट लोन पेयर की वजह से लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। यहाँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, तो इस वजह से ये लोन पेयर ये बॉन्ड्स को एंगुलर शेप में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर ये हमारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा और ये इसे एंगुलर शेप में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसकी शेप हो गई हमारे पास एंगुलर। इसका हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp3। और ऊपर लोन पेयर है तो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट नीचे डायरेक्शन में, इधर वाले लोन पेयर का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ऊपर हाइड्रोजन का ऐसे। तो इसका डायपोल मोमेंट हमारे पास हुआ नॉन जीरो, क्योंकि दोनों डायपोल मोमेंट, दोनों हाइड्रोजन के डायपोल मोमेंट और दोनों लोन पेयर के डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हुआ हमारा एंगुलर एंड नॉन जीरो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारे पास एंगुलर एंड नॉन जीरो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ O2 बिकॉज द H2O मॉलिक्यूल हैज। अब हमें H2O मॉलिक्यूल में क्या क्या है, हमें वो चीजें चेक करनी है। यहाँ पर फेवर इलेक्ट्रॉन देन O2, तो H2O के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हमें वो चीजें चेक करनी है। B, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये हमारा O2 का स्ट्रक्चर है, तो इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सी, ये वी शेप होता है। देन डी, डायपोल मूवमेंट। इसका डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होता है क्योंकि इधर हमारे पास लोन पेयर आ रहा है और इधर हमारे पास हाइड्रोजन आ रहा है। डायपोल मूवमेंट तो होगा इसका नॉन जीरो। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि किसकी वजह से H2O O2 से हायर है एज कंपेयर टू, हमारे पास ऐसा कौन सा रीजन है जिस वजह से H2O O2 से हायर है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं O2 का डायपोल मोमेंट चेक करते हैं। कोवेलेंट फीवर इलेक्ट्रॉन तो सेम है दोनों में, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दोनों वी शेप होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड भी बनाएगा तो भी शेप से कुछ फर्क नहीं पड़ता, शेप में क्या ही स्टेबिलिटी होती है हमारी। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आते हैं, तो ये भी हमारी शेप चेंज हो जाएगी इसमें भी। बट डायपोल मूवमेंट के केस में H2O O2 से हायर है क्योंकि H2O का डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होता है और O2 का डायपोल मूवमेंट जीरो होता है। तो इस वजह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। अब हमें चेक करना है ये 4 जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा कंपाउंड है हमारा जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों बॉन्ड्स मिलते हैं, NH4Cl का स्ट्रक्चर बनाते हैं। NH4 मतलब नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 ही बॉन्ड बना सकता है, बट अगर 5 बॉन्ड बना रहा है तो एक एक इलेक्ट्रॉन से एक एक बॉन्ड बनाएगा। तो सब में इसमें
कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो। फिर हम आते हैं HCN पे, तो ये हमारा HCN का स्ट्रक्चर होता है। इसमें टोटली यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होगा, मतलब पोलर बॉन्ड होगा, नॉन पोलर बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि हम देखेंगे तो ये Cn-H+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया हमारा। अब H2O2 हमारा आता है, तो H2O2 का स्ट्रक्चर हमारे पास होगा, तो यहाँ पर O और H दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है, तो ये हमारा हो गया पोलर बॉन्ड। और ऑक्सीजन के बीच में हमारा नॉन पोलर बॉन्ड, तो हमारा आंसर हुआ H2O2, जो पोलर एंड नॉन पोलर दोनों टाइप के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच वन इज मोस्ट आयनिक। अब हमें इन कंपाउंड्स में से चेक करना है कौन सा हमारा सबसे ज्यादा आयनिक है। P2O5 हमारा कोवेलेंट कंपाउंड होता है, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे P2O5 का। तो फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हो गए 5। अब एक ऑक्सीजन बचा है, तो वो इनके बीच में अटैच जाना है ऐसे। ये P2O5 हो गया, तो P2O5 आयनिक नहीं होता हमारा। अब आते हैं हम CrO3 पे, CrO3 भी हमारा आयनिक नहीं है। फिर हम आते हैं MnO पे, तो Mn में Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होती है +7। यहाँ पर हमारा ये है नॉन मेटेलिक कंपाउंड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सेकेंड हमारा, इसमें क्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी आएगी +6, बट ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये आयनिक तो नहीं हुआ। बट फिर MnO आता है हमारा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +2, और यहाँ पर हमारी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है 2 × 14, तो x = +7, तो यहाँ पर हमारे पास Mn की ऑक्सीडेशन आती है +7। बट Mn2O7 के केस में मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर MnO के केस में सिर्फ एक ऑक्सीजन है और मैग्नीज की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी +2 है, तो यहाँ पर MnO में ये +2 और ये -3, तो ये दोनों आयनिक कंपाउंड है, तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो Mn+2O2- इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बट MnO2 हमारा जो है वो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो ये आयनिक फॉर्म में डिवाइड नहीं होगा, इस वजह से हमारा आंसर होगा 4th का C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक आउट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स चेक करने हैं जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पर CH3 है हमारे पास, तो कार्बन के पास हाइड्रोजन से बॉन्ड करेंगे तो 4, खुद के कार्बन के एक चला गया, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब H3O+ में देखते हैं, ये हमारा CH3+ का स्ट्रक्चर। H3O+ में देखेंगे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमारा हो गया एक लोन पेयर, ठीक है। एक चला गया तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अब हम आते हैं NH3 पे, तो NH3 का स्ट्रक्चर है हमारे पास ये। NH3 के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 2 ये 6 ये, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए। इसके पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब CH3- देखते हैं, तो ये हमारा CH3-, इसके पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हुए 2nd, 3rd एंड 4th। ऐसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सेंट्रल एटम पे के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंट करके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक 1 में मैक्सिमम क्वेश्चंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से देखने मिलते हैं, तो इसका आंसर हुआ हमारे पास D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। The cyanide ion and N2 are isoelectronic, but contrast to cyanide ion and N2 is chemically inert because of low bond energy, absence of bond polarity, unsymmetrical electron distribution, presence of more number of electron in bonding orbital। तो इनके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। N2 में हम N2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो नाइट्रोजन हमेशा नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, साइनाइड हमेशा नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये N2 है, तो लो बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी दोनों की सेम, एब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी दोनों में
बॉन्ड पोलैरिटी सेम ही होगी अगर दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है तो। अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन का। अब आता है ऑप्शन नंबर डी पे, प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यहाँ पर नाइट्रोजन के बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हुआ बी इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर लिखा है द साइनाइड आयन एंड N2 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक बट इन कॉन्ट्रास्ट टू साइनाइड N2 इज केमिकली इनर्ट बिकॉज ऑफ N2 हमारा केमिकली इनर्ट इसकी है प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो N2 के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। तो ये N2 का बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसमें यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करने में नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो दो लोन पेयर आ गए नाइट्रोजन के पास, तो टोटल नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू साइनाइड। तो यहाँ पर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। अब हमें इनके डाइपोल मूवमेंट्स चेक करने हैं, किसका डाइपोल मूवमेंट हमारे पास जीरो होगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास CH2Cl2, तो CH2Cl2 का डाइपोल मूवमेंट हमारे पास नॉन जीरो होगा। फिर हम आते हैं BF3 पे, ये हमारा BF3 का है स्ट्रक्चर। देन हम आते हैं NF3 पे, एंड फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारा ClO2। एक बचेगा इसका फ्री रेडिकल। ClO2 के केस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास, एक लोन पेयर और बाकी बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो यहाँ पर हमारे पास हम फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं 2 क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन का इधर 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 तो ये ऐड होगा, तो इसका तो हो गया हमारे पास नॉन जीरो। सेकेंड स्ट्रक्चर आता है हमारे पास BF3। BF3 हमारे पास एक ही प्लेन में तीनों क्लोरीन है और ये ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो तीनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो तीनों एक ही प्लेन में पॉसिबल है और तीनों एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे। तो BF3 का डाइपोल मूवमेंट हमारा जीरो होता है बिकॉज ऑफ तीनों फ्लोरीन एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये BF3 का हो गया हमारा डाइपोल मूवमेंट जीरो। सेवेंथ का आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। The bond between two identical non-metal atom has a pair of electron unequally shared by between the two. फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास unequally shared between the two. डी है हमारे पास transferred fully from one atom to another with identical spins, and सी है हमारे पास with identical spins equally shared by between them. अब हमें चेक करना है identical non-metal atoms pair of electron, तो यहाँ पर हमारे पास होगा अनइक्वली शेयर्ड। तो नॉन मेटल के साथ अगर हम बॉन्डिंग करवाते हैं, जैसे नॉन मेटल में हमने ले लिया कुछ भी फ्लोरीन ले लिया, अब फ्लोरीन फ्लोरीन की हम बॉन्डिंग करवाएंगे तो फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ही बॉन्डिंग हो पाती है। बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हम एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो इक्वली शेयर्ड बिटवीन दैट। तो हमारा 8 का आंसर हुआ डी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में है अनइक्वल वाला, तो अनइक्वल तो कैंसिल हो गया। ट्रांसफर फुली अनइक्वल होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पेयर अकेला डोनेट हो जाता है। ट्रांसफर फुली फ्रॉम वन एटम टू अनदर, और एक ही एटम से अनदर एटम में ट्रांसफर करेंगे तो वो भी यही केस है विद आइडेंटिकल स्पिन। इसमें कोई आइडेंटिकल स्पिन नहीं होती क्योंकि किसी में कितने भी लोन पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर होंगे, फ्लोरीन में 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन में 3 लोन पेयर, तो उसी केस में कोई आइडेंटिकल स्पिन नहीं होती। और डी ऑप्शन है हमारे पास इक्वली शेयर्ड बिटवीन दैम, मतलब इनके बीच में ये इक्वली शेयर किया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन CuSO4.5H2। तो इसमें हमें चेक करना है कि इसमें कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो CuSO4 में हमेशा कॉपर सल्फेट है ये, तो इस ये कन्वर्ट होगा कॉपर +2 एंड SO4-2 में। तो कॉपर +2 एंड SO4-2 ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट मोड, तो इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट तो प्रेजेंट है।
अब हम आते हैं SO4 में। अब SO4 में यहाँ पर हमारे पास 2 में ऑक्सीजन माइनस है, तो ये हमारा SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस केस में यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में 5H2 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। सल्फर अगर अपने लोन पेयर यहाँ पर O माइनस को डोनेट कर देगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब O माइनस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन यूजुअली डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये हमारा सल्फेट का स्ट्रक्चर हो गया। बट ऑक्सीजन के पास यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में इसको डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन, ताकि उसका सल्फर का ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट हो जाए। तो हमारा 9th का आंसर होगा C, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है Cu+2 SO4 माइनस के बीच, SO4-2 के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड है सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में, सेम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है सल्फर एंड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में। तो हमारा 9th का आंसर हुआ C। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Carbon tetrachloride has no net dipole moment because of its planar structure, its regular tetrahedral structure, similar size of carbon and chlorine, similar electron affinities of carbon and chlorine। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा होता है CCl4। अब CCl4 के केस में हम देखते हैं स्ट्रक्चर बनता है इसका, यूजुअली CCl4 का हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के केस में हम देखते हैं डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो इसलिए इसका नेट डाइपोल मूवमेंट होता ही नहीं है, मतलब 0 होता है। नो नेट डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गया हमारा। तो ये होता है रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से। तो 10th का आंसर हमारे पास हुआ B। 11th देखते हैं। द कंपाउंड विद नो डाइपोल मूवमेंट, अभी हमने देखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, मतलब 0 होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हुआ B। मिथाइल क्लोराइड मतलब CH3I, CH3Cl सॉरी, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मिथाइलिन क्लोराइड तो एसिटाइलिन मिथाइलिन क्लोराइड, ये हमारा मिथाइलिन क्लोराइड हो गया। मिथाइलिन क्लोराइड तो ये CH2Cl2 हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्लोरोफॉर्म आता है, तो क्लोरोफॉर्म का हमारा होता है CH3 CHCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है। तो ये भी, इसका डाइपोल मूवमेंट भी हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है। तो यहाँ हमारा 11 का आंसर हुआ B। अब हम देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विद CO। तो कार्बन के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 6। ऑक्सीजन के पास, सॉरी कार्बन के पास होते हैं 4 आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के पास 6, तो इसका टोटल हुआ 10। अब हमें इनके अकॉर्डिंग चेक करना है कि ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। अब हमें साइनाइड माइनस O2 प्लस O2 माइनस N2 प्लस, सेम इन्हीं के अकॉर्डिंग उसमें चेक करना है कि किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर साइनाइड माइनस में कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7, तो 6 and 7 13, और एक हमारे पास 14, तो टोटल इस साइनाइड के हुए हमारे पास 40। अब कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड ऑक्सीजन के हमारे एटॉमिक नंबर 8, तो 8 + 6 हमारे पास हो गया 14। अब हमें चेक करना है O2 प्लस का। अब O2 एक ऑक्सीजन का हमारे पास होगा 8, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे तो 16, 16 में से यहाँ पर प्लस दिया हुआ है 16 प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस, तो O2 प्लस का होगा 15। अब O2 का हमारे पास था 16 एंड एक और प्लस करना है, तो यहाँ पर हो गया 17। अब N2 का हम देखते हैं, एक नाइट्रोजन का होता है 7, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर N2 का 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे N2 के में, एक नाइट्रोजन का 7, 2 नाइट्रोजन के 14, और 14 में से एक माइनस करना है हमने, क्योंकि प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर हो गया 30। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विद CO इज हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर A, साइनाइड माइनस। हमें ऐसे ही एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चेक करना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास
दिया हुआ है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 आता है, तो इसमें 7 प्रोटॉन होंगे और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे ही अगर हमारे पास दिया हुआ है हमने सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर आता है 16, तो उसमें 16 प्रोटॉन और 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फाइंड करिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ अ मॉलिक्यूल MX3 has zero dipole moment, the sigma bonding orbital used by M। तो M के केस में सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा यूज में होगा? MX3 जीरो डाइपोल मूवमेंट है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है अगर MX3 हमारा जीरो डाइपोल मूवमेंट हुआ तो ये हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर कोई और फॉर्म में हमारा स्ट्रक्चर होगा तो उसका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। MX3 हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा हो गया ये हो गया हमारा MX3। अब अगर प्लेनर स्ट्रक्चर है और नो डाइपोल मूवमेंट है, तो मतलब इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका स्टेरिक नंबर हमारे पास 3 आएगा। 3 स्टेरिक नंबर में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो हमारे हाइब्रिड का हाइब्रिडाइजेशन जो हमें पूछा है वो हमारा होगा sp2। तो 13 का हमारा हुआ C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका एक हम एग्जांपल भी देखते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा BF3। तो BF3 का भी स्टेरिक नंबर 3 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे पास sp2 आएगा। सेम क्वेश्चन है, बस एटॉमिक नंबर चेंज करके MX3 के फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सॉल्यूबल इन वाटर। अब हमें चेक करना है इन कंपाउंड में से हमारे पास कौन सा कंपाउंड है जो वाटर में सॉल्यूबल होगा। CS2 है, ये हमारे CS2 का स्ट्रक्चर। C2H5OH है, तो ये हमारा हो गया एल्कोहल। एंड अब हमारे पास आएगा CCl4। CCl4, ये हमारा CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एंड फिर हमारा आता है CHCl3 जो कि हमारा क्लोरोफॉर्म, ये हमारा क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारे पास देखते हैं कौन सा हमारे पास वाटर में सॉल्युबल होगा। अब यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, वाटर में वही सॉल्युबल होते हैं जो वाटर के साथ बॉन्ड कर पाएंगे। अब वाटर के साथ बॉन्ड करेंगे तो वो कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दोनों साइड हाइड्रोजन से बॉन्ड होने चाहिए। तो ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है। कि हमारे पास जो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन से बॉन्ड होने चाहिए, तो ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पाएंगे। तो सिर्फ ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, तो जो हमारा C2H5OH होगा, इसका जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो एक साइड इधर से और एक साइड वाटर के हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन होगी। तो इसलिए हमारा इथाइल अल्कोहल जो होगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक प्लेस इन फॉर्मिंग द बॉन्ड इन N2 इज। अब N2 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड फॉर्मिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। N2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा N2 का स्ट्रक्चर है। तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन वो पूछे हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल बॉन्ड में, एक ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, एक डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो N2 के बॉन्ड्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारा 15 का आंसर होगा C। अब हम आते हैं विच इज द फॉलोइंग कंपाउंड आर कोवेलेंट। अब हमें इनके अकॉर्डिंग चेक करना है कि हमारा कौन सा कंपाउंड है जो कोवेलेंट होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है H2 CaO KCl Na2S। ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। H2 के केस में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एक दूसरे से बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। सेम कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca+2 O2 माइनस आयनिक बॉन्ड, KCl K प्लस Cl माइनस आयनिक बॉन्ड, Na2S, तो ये Na प्लस H2 माइनस, इन सब में आयनिक बॉन्ड होगा। ओनली हमारा जो H2 होगा
उसी में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो 16 का आंसर हुआ हमारा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें थियरी में दिया हुआ है एलिमेंट एक्स इज स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। मतलब जो हमारे पास एक्स एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एंड वाई एलिमेंट जो हमारे पास है वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। वो तो यूनिवेलेंट, मतलब दोनों एक ही के साथ अटैच्ड होंगे, यूनिवेलेंट है, मतलब दोनों की एक ही वैलेंसी है। द कंपाउंड फॉर्म वुड बी, कंपाउंड क्या बनेगा। हम देखते हैं जो हमारे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाई, तो वाई पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम तो एक्स, एक्स पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। कंपाउंड हमारा बनेगा एक्स प्लस वाई माइनस। 17 का आंसर हमारा हुआ ए। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखना है हमें द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल। तो हमें ये मॉलिक्यूल्स में चेक करना है किस मॉलिक्यूल के लिए ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं। तो CO2 के केस में चेक करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन का कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है। अब हम आते हैं H2O में। तो H2O में हमारा ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्सीजन में चेक करते हैं O डबल बॉन्ड O, इधर भी कंप्लीट है। अब आते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारा हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसके केस में हमारा ऑक्सीजन का ऑक्टेट रूल तो कंप्लीट है, बट हमारा कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही, तो जो हमारा CO है वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमारे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो हमारा 18 का आंसर हुआ डी। हमें हर एक कंपाउंड का ऑक्टेट रूल चेक करना है। हाइड्रोजन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लेके ही अपना कंप्लीट कर लेता है क्योंकि सबसे छोटा आइटम है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन दोनों का कंप्लीट है, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन का कंप्लीट है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर हमारे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें चाहिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस वजह से हमारा 18 का आंसर होगा डी। वो आते हैं 19 पे। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करेगा। तो 19 में हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा CH4, जो प्रॉपरली हमारा ओनली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये हमारा CH4 का स्ट्रक्चर हो गया, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड फॉर्म करेगा कोवेलेंट, ओनली कोवेलेंट। H2 हमने अभी देखा है थोड़ी देर पहले, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है KCN और KCl। पहले KCl देखते हैं, KCl K प्लस Cl माइनस ओनली आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब हम आते हैं KCN पे, तो K प्लस CN माइनस आयनिक बॉन्ड, बट यहाँ पर जो साइनाइड प्रेजेंट है वो ऐसे होगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो यहाँ पर साइनाइड में कोवेलेंट बॉन्ड होगा और पोटेशियम और साइनाइड के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा। तो KCN हमारा ऐसा मॉलिक्यूल है जो आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करता है। तो हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा सी, क्योंकि KCN हमारा साइनाइड में कोवेलेंट बॉन्ड और पोटेशियम और कार्बन के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो हमारा 19 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास ये कॉम दिया हुआ है, ऊपर से चार्ज, ये चार्ज कॉम है। अब चार्ज कॉम में हमें कौन से मॉलिक्यूल्स डिफ्लेक्ट होंगे, जो पोलर होंगे, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल ही डिफ्लेक्ट होते हैं। अब हमें इसमें से चेक करना है हमारे कौन से मॉलिक्यूल पोलर है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम, तो फर्स्ट तो हमारा होगा HS, क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में दोनों में काफी डिफरेंस है। फिर हमारा होगा CH3N3, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट भी 0 नहीं होता। फिर हमारा आएगा H2O, क्योंकि H2O में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और नीचे 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये 3 तो हमारे हो गए। सेम NH3 का केस में भी हम लोग डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है क्योंकि ऊपर एक लोन पेयर होगा। O2 नॉन पोलर, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। HS पोलर,
क्योंकि हाइड्रोजन एड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। H2O पोलर, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। सेम NH3 पोलर, H2O2 पोलर होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लोन पेयर, इधर लोन पेयर, तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस हो, ये भी हमारा पोलर हो गया। CCl4 हमारा नॉन पोलर है। CHCl3 CHCl3 हमारा देखेंगे हम यहाँ पर CHCl3, तो CHCl3 हमारा आएगा पोलर, क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। ये हमारा हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर है, तो पोलरिटी इधर आएगी। और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन का ज्यादा है, तो पोलरिटी ऐड होगी, तो ये हमारा हो गया नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। तो इसके केस में हमारा ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल। अब C6H6, सारे कार्बन सेम है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, किसी में कोई चेंज नहीं है, तो ये हमारा होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हमारा आता है C6H5Cl, तो यहाँ पर एक Cl ऐड कर देंगे सिर्फ, तो वो हमारी पोलरिटी चेंज कर देगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्लोरीन यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर देगा, तो ये हमारा हो गया पोलर। तो कितने मॉलिक्यूल डिफ्लेक्ट करेंगे वो हमें लिखना है। व्हेन चार्ज कॉन्ग इज बॉट नियर द फॉलोइंग स्क्रीन, हाउ मेनी देम शो द डिफ्लेक्शन एज पर द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल जो हमारे प्रेजेंट है वो डिफ्लेक्ट होंगे, तो फर्स्ट हमारा होगा HF, फिर हमारा होगा H2O, फिर हमारा होगा NH3, फिर H2O2, देन CHCl3, और फिर C6H5Cl। तो टोटल हमारे 6 मॉलिक्यूल्स होंगे जो डिफ्लेक्ट करेंगे नियर चार्ज फॉर्म, क्योंकि चार्ज फॉर्म के नियर डिफ्लेक्शन तभी होगा जब दूसरा चार्ज मॉलिक्यूल आएगा। दूसरा चार्ज मॉलिक्यूल मतलब पोलर मॉलिक्यूल, जो चार्ज जिसमें खुद में चार्ज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 दिया, अमंग द फॉलोइंग B2H6 B3NH6 N2 N2H4 H2S2 ये सब हमें दिए हुए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम सेम काइंड। अब इसमें हमें चेक करना है किसमें सेम काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में अब B2H6 में हमारे पास बनाना बॉन्ड भी होता है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, तो सबके हमें पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे। B2H6 का स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये हमारा B2H6 का स्ट्रक्चर हो गया। अब सेकंड हमारे पास B3N3H6 का स्ट्रक्चर आता है, तो ये हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन होगा। बोरोन, नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, ऐसे। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बोरोन के साथ। ये हमारा B3N3H6। अब N2O के केस में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। दूसरा स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो N2, ये NO। तीसरा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, तो ये दो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकते हैं इसमें, और ये पॉसिबिलिटी है इन दो स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने की। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये हमारा N2O का हो गया। अब N2O4, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर हम बॉन्ड बना लेंगे, एक लोन पेयर जो होगा वो ऑक्सीजन को डोनेट कर देंगे, तो यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। अब हम आते हैं H2S2O3 के केस में। दो सल्फर है हमारे पास, अब दो हाइड्रोजन है और 3 OH है, तो 2 OH, एक OH इधर, एक OH इधर। अब यहाँ पर एक OH हो गया, अब बचा कितना हमारा, एक ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा है, तो वो किसी भी एटम में ऐसे ऐड हो जाएगा। तो हमें
इसमें एक सल्फर एटम को सेंट्रल एटम की तरह लेना पड़ेगा। एक सल्फर एटम हमने लिया सेंट्रल एटम की तरह, तो यहाँ पर एक सल्फर ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे, ये OH OH ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 3 ऑक्सीजन हो गए, तो इसका काइंड ऑफ हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। अब हमारा आता है H2S2O8 का स्ट्रक्चर। तो O8 दिया हुआ है, तो एक OH इधर, एक OH इधर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं, 2 ऑक्सीजन बाकी है हमारे पास। तो ये 2 ऑक्सीजन हम दोनों सल्फर के बीच में लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर H2S2O8 का, H2S2O8। अब हमें चेक करना है इसमें से कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसमें सेम काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमारे पास कोई सेम काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। हमारा सेम काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर है तो वो प्रेजेंट है B2H6 में। कोई कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बी बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में सेम कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर भी बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में सेम कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर सल्फर और OH के बीच में सेम बॉन्ड है, वैसे यहाँ पर इधर भी सेम कोवेलेंट बॉन्ड है और इधर भी सेम कोवेलेंट बॉन्ड है। तो टोटल हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स हुए जिसमें सेम काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आ गए? 4। B2H6, B3N6, H2S2O3 और H2S2O8। तो हमारा 21 का आंसर हुआ 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा द डायपोल मूवमेंट ऑफ KCl। मतलब KCl का डायपोल मूवमेंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वो है न्यू गिवन है जो हमें KCl का, वो है हमारे पास 3.336 इंटू 10⁻⁻29। और हमें KCl मॉलिक्यूल की डिस्टेंस भी दी हुई है D2.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब हमें पूछा है इसका डायपोल मूवमेंट, कैलकुलेटेड डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है E.D, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो म्यू, अब K प्लस और Cl माइनस इंटर एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स है, आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इसमें। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है हमारे पास, वो लिखना है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास है 2.6 इंटू 10⁻⁻10। तो ये कूलाम मीटर में आ जाएगा। ये चार्ज हमारा कूलाम में होता है, डिस्टेंस हमारी मीटर में। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1.6 इंटू 2.6 इंटू 10⁻⁻10 को, तो ये हमारा आएगा 4.16 इंटू 10⁻⁻29। तो ये हमारा होगा म्यू इज इक्वल टू 4.16 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। ये कूलाम है और ये मीटर है। और इसके केस में हम देखेंगे कूलाम मीटर के केस में, तो ये हमें कैलकुलेटेड डायपोल मूवमेंट मिला है और ये हमारा गिवन डायपोल मूवमेंट है। अब हमें परसेंटेज चेक करनी है, आयनिक कैरेक्टर चेक करना है KCl में। तो गिवन है हमारे पास 3.336 इंटू 10⁻⁻29। ये है हमारे पास 4.16 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 100। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अराउंड 80%, 80.1% हमारा परसेंटेज आएगा। आयनिक कैरेक्टर कितना है KCl में उसका। तो यहाँ पर हमारे पास 22 क्वेश्चंस हो चुके हैं। हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के भी वैसे ही PY की सीरीज आएगी जैसे GOC की अपलोड हुई थी। तो केमिकल बॉन्डिंग में भी हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को एक एक सीरीज में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब आगे की एडवांस PY क्यूज देखने के लिए। नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। थैंक यू।